ओके तो बच्चों हम लोग ने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया न्यूमेरिकल्स का। अब हम स्टार्ट करेंगे 7, 8 और 9। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक थियोरी क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बराबर। तो ये थियोरी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको स्मॉल जी को डिफाइन करना है। स्मॉल जी का जो वैल्यू फाइंड किया हमने उसको डिफाइन करना है, उसके बारे में बताना है। तो दैट इज़ अबाउट स्मॉल जी। ओके, विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लॉजिकल है तो उस पर आ जाते हैं और उस पर बात करते हैं। और इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था एक फ्रेंड पोल्स पर गया तो हमने उसे कहा कि गोल्ड लेके आओ, बराबर। वो वहाँ से कुछ गोल्ड लेके आया, उसका कुछ वेट था, हमने 20 ग्राम्स कहा था, बट व्हेन इट एक्चुअली केम हियर इट वाज लेसर देन 20 ग्राम्स, इजंट इट? ओके, एंड व्हाई इज दैट सो? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अमित बाइज फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो अमित पोल्स पर गया था तो उसने वहाँ पर गोल्ड बाय कर लिया। ही हैंडेड ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिज फ्रेंड एट इक्वेटर। और जब वापस वो मुंबई आया, इक्वेटर के आसपास आया, तो वापस अपने फ्रेंड को उसने वो गोल्ड दे दिए। तो सवाल ये है, विल हिज फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। क्या वो दोस्त है वो अग्री करेगा, जो गोल्ड अमित लेके आया है, क्या उस गोल्ड के वेट से उसका फ्रेंड अग्री करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बताना है। ऑल राइट, तो इसमें कैसा होगा बच्चों, हमने क्या कहा था, जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा कौन से शेप में, ओवल शेप। ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट इक्वेटर का पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट पोल का पॉइंट हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ इक्वेटर हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ पोल हो जाएगा, बराबर। यस और नो? नाउ वी नो दैट कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ, बराबर, ये पता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था। तो अगर रेडियस ऑफ इक्वेटर रेडियस ऑफ पोल से ज़्यादा है तो स्मॉल जी जो है उसका फॉर्मूला है Gm/r²। मतलब जी जो है वो रेडियस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पर r बड़ा होगा वहाँ पर g छोटा होगा, और जहाँ पर r छोटा होगा वहाँ पर g बड़ा होगा। तो अगर मैं दो चीज़ को कंपेयर करूँ, g एट पोल एंड g एट इक्वेटर, इन दोनों को कंपेयर करूँ, बराबर है, यस और नो? तो क्या हो जाएगा, g ऑफ पोल बड़ा हो जाएगा g ऑफ इक्वेटर से। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ पोल छोटा है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। तो सिंस रेडियस ऑफ पोल इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ equator, therefore g of pole will be greater than g of equator because g and r both are inversely proportional। तो इसमें क्या होता है, छोटे वाले का बड़ा होता है और बड़े वाले का इनवर्स में, देखो ना, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, वेट होता है w होता है क्या, mg। तो वेट g को कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो g जिसका बड़ा वेट वहीं पर क्या होगा, ज्यादा। g जिसका बड़ा वेट वहीं पर क्या होगा, ज्यादा। तो इन दोनों में g किसका बड़ा है, पोल का। तो वेट एट पोल विल बी ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर। तो वजन जो पोल पर होगा वो ज्यादा होगा, और वजन जो इक्वेटर पे होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या क्लियर होगा चीज? तो विल हिज फ्रेंड अग्री विथ अमित। क्या उसका फ्रेंड अमित के साथ अग्री करेगा, नहीं करेगा। उसे क्या लगेगा कि जो अमित गोल्ड का वेट लेकर आया, वेट उतना नहीं है जितना कहा था, उससे कम है। यस और नो? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, अगर एक पीस ऑफ पेपर है और एक हमारा एक और पीस ऑफ पेपर है, पर ये क्या है, क्रम्पल्ड है, बराबर। एक क्रम्पल्ड है ऐसा, और दूसरा एकदम प्लेन शीट ऑफ पेपर है। तो इन दोनों को जब हम एक पॉइंट से रिलीज़ करेंगे, बराबर, एक पॉइंट से रिलीज़ करेंगे,
तो नीचे पहले कौन गिरेगा? कौन सा गिरा? जो स्क्रम्पल्ड पेपर था। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लैट प्लेन पेपर था वो कुछ हवा के साथ ऐसे बहते गया, और जो क्रम्पल्ड पेपर था वो डायरेक्ट नीचे चले गया। करेक्ट है? ठीक है बच्चों। तो सवाल ये है कि वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन दैट ऑफ द क्रम्पल्ड पेपर, बराबर, विच इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो पीस ऑफ पेपर स्लोअर गिरेगा और क्रम्पल्ड पेपर तेज गिरेगा, ऐसा क्यों होगा? हालांकि ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब ये, कोई कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो और कोई कितना भी लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर सेम पॉइंट से रिलीज होगा तो सेम टाइम पर ही नीचे गिरेगा। बात को समझ लो। कोई कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो और दूसरा चाहे कितना भी लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर सेम पॉइंट से दोनों रिलीज होंगे सेम टाइम पर, तो दोनों नीचे साथ में ही पहुंचेंगे। बराबर है? क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फॉर्मूला कहता है। जी क्या होता है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्या स्मॉल जी का यही फॉर्मूला है? तो स्मॉल जी के फॉर्मूला में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास है क्या? ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। दैट मीन्स स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में कहीं पर भी बॉडी का मास है क्या? ये किसका मास है? ये अर्थ का मास है। ये किसका मास है? वो बॉडी का मास है क्या? जो बॉडी गिरने वाला है उसका मास है क्या? दैट मीन्स व्हाट? जी इज इंडिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्मॉल जी विल बी नॉट डिपेंडिंग अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? फिर भी बच्चों, जब स्मॉल जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, फिर भी वो क्रम्पल्ड पेपर पहले गिरा और दूसरा वाला पेपर आराम से गिरा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, द एयर रेजिस्टेंस। हवा का जो रुकावट था ना, उसने क्रम्पल्ड पेपर को नहीं रोका, उतना फोर्स क्रम्पल्ड पेपर को नहीं दे पाया, उतना ऑपोजिशन फोर्स क्रम्पल्ड पेपर को नहीं दे पाया। और जो फ्लैट पेपर था उसको ज़्यादा ऑपोजिशन मिला। किसका? एयर रेजिस्टेंस। क्या था? सो हियर द ओनली रीजन इज एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों को, चाहे क्रम्पल्ड करके और चाहे फ्लैट वाले को, अगर मैं वैक्यूम में रिलीज करता जहाँ पर एयर एब्सेंट है, तो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरते। दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरते। समझ में आया क्या? सो रीजन क्या हो जाएगा? जी इज independent on mass of object। बराबर है? then to crumpled paper first reaches the ground as air resistance on flat paper is more than that on crumpled paper। ठीक है बच्चों? जी तो मास पे डिपेंड करते ही नहीं है, तो क्रम्पल्ड पेपर और साथ में फ्लैट पेपर दोनों को साथ में ही गिरना चाहिए था अगर ये वैक्यूम में होता तो। पर यहाँ पर आसपास क्या है? एयर है, इसलिए क्रम्पल्ड पेपर पहले गिर जाता है और फ्लैट पेपर बाद में गिरता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फ्लैट पेपर पर ज़्यादा है, इसके लिए वो थोड़ा लहरा के बलका के गिरता है, और क्रम्पल्ड पेपर पर एयर रेजिस्टेंस कम है, इसलिए वो सीधा सीधा फटाक से गिर जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? ऑल राइट बच्चों, सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? जी ऑन मून
दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, बराबर है। जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये गिवन है। फिर मास ऑफ द बॉडी, एक जो बॉडी है जो पहले अर्थ पर है, बाद में उसे हम ले जाके कहाँ पर रख दे रहे हैं, मून पर। उस बॉडी का मास कितना है, 10 kg। तो आप फाइंड करके बताओ कि उसका वेट मून पर कितना होगा और उसका वेट अर्थ पर कितना होगा। उस बॉडी का वेट मून पर कितना होगा और उस बॉडी का वेट अर्थ पर कितना होगा। समझ में आ गया क्या फाइंड करना है, समझ में आ गया, यस और नो? ओके। तो एक चीज़ और है, जी ऑन अर्थ, उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8। कई बार लोग अप्रॉक्सीमेशन के लिए उसे 10 भी ले लेते हैं, कई बार लोग उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए क्या ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, बट इट इज़ हाउ मच, 9.8। क्लियर हो गया? तो इसे सॉल्व करते हैं ये सम को। तो सबसे पहले याद रखो, यहाँ पर जो वेट होता है वो mg होता है। वेट क्या होता है, mg। अगर वेट आप मून पर फाइंड कर रहे हो, मून के ऊपर, तो मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, मास के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कहीं पर भी हो मास तो सेम रहता है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो अगर वेट मून पर फाइंड कर रहे हो तो मास रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, पर जी कहाँ का रहेगा, मून का। अगर वेट मून का फाइंड करो तो जी भी किसका रहेगा, और वेट अगर अर्थ का फाइंड करो तो जी किसका रहेगा, अर्थ का। क्लियर है बच्चों? ओके। तो यहां पर आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सबसे पहले जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ, दैट इज जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 9.8। करेक्ट है बच्चों? तो जी ऑन मून इक्वल्स टू 9.8/6, 1 इंटू 9.8, 9.8/6। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, जी ऑन मून इक्वल्स टू 98/60। ये जो पॉइंट था नीचे दे दिया, तो क्या 98/60 हो गया? अब इसको फाइनल कट करो तो ये 49/30 हो जाएगा, इजंट इट? अरे 2 49 टाइम और 2 30 टाइम, तो जी ऑन मून कितना हो गया, 49/30, 49/30। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट वेट, तो वेट ऑन अर्थ इज m इंटू जी ऑन अर्थ। वेट के फॉर्मूला के हिसाब से वेट ऑन अर्थ क्या होगा, मास इंटू जी ऑन अर्थ। ओके, मास कितना है बच्चों, 10, और जी ऑन अर्थ कितना है, 9. ये 9.8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया वेट, 98 क्या न्यूटन। क्या हो जाएगा, बिकॉज वेट इज अ फोर्स। ये भी हमने पढ़ा है, वेट क्या था, डेफिनेशन का देखो वेट का, इट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ सेंटर अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट। तो वेट भी एक फोर्स है, इसके लिए उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन आएगा। मास का केजी है पर वेट का क्या है, न्यूटन। मास का केजी है पर वेट का क्या है, न्यूटन। सो वेट ऑन अर्थ मिल गया, कितना मिल गया आपको, 98 न्यूटन। अब क्या फाइंड करना है, वेट ऑन मून। तो ये थर्ड पॉइंट, वेट ऑन मून क्या हो जाएगा बच्चों, मास इंटू जी ऑन मून, मास इंटू जी ऑन मून। तो मास क्या आपका 10 है, मास तो सेम है, और जी ऑन मून कितना है, जी ऑन मून 49/0, 0 कैंसिल। तो वेट ऑन मून कितना हो गया, 49/, अरे यस और नो, 49/3। समझ में आ गया बच्चों, 100%। तो ये उतना न्यूटन है, ठीक है। इसका एक और तरीका था, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिफाइन किया बच्चों। आप 1 to 6 का जब वीडियो देखोगे ना, तो उसमें हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है कि वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज नथिंग बट जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ, बराबर। या तो इसको यूज कर लो या तो दूसरा यूज कर लो, ये वाला, कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, दैट इज वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू हाउ मच इज वेट ऑन अर्थ, 98।
तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 98/6, दैट इज वेट ऑन मून इक्वल्स टू 49 अरे समझ में आया क्या? तो ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। पहले आप ये स्टेप करते और दूसरा स्टेप आप ये करते। नहीं समझा? बराबर समझो बच्चों। अगर आपको करना है तो पहला स्टेप ये कर लो और दूसरा स्टेप ये कर लो। तो ये वाले करने की जरूरत, ये वाला भी करने की जरूरत। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड किया? वेट ऑन अर्थ फाइंड कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या फाइंड कर लिया? वेट ऑन, बिकॉज वेट ऑन मून जो है ना वो 1/6 वेट ऑन अर्थ है। दिस हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, डिराइव्ड एंड टोल्ड यू ऑल इन द लेक्चर ऑल्सो एंड इन द जो फॉर्मूला शीट कराया हमने उसमें भी हमने बात कर लिया। ठीक है, तो जैसा ये सम करना है वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये इन इक्वेशंस पे बेस्ड है। अच्छा, ऐसा इक्वेशन हमने देखा है पहले फर्स्ट चैप्टर में, 3 इक्वेशन जो डिराइव किया था हमने, बराबर है? तो याद करो बच्चों, यहाँ पर ए होता था, यहाँ पर एस होता था, यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ यहाँ पर जी है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन ए था, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी है। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है या नीचे होता है? तो हाइट क्या हो गया? हाइट आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या कौन आ गया? यहाँ पर हाइट आ गया। बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो ये हमारे 3 इक्वेशंस हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल इक्वेशन। जब बॉडी ऊपर जाता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है, तब हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सम को रीड करते हैं और समझते हैं पहले। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर देखो, एक बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगा, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगा, बराबर, ये आप पिछले वीडियोस में देखो। ठीक है, मैंने उसमें क्लियरली बताया, जब भी कोई चीज़ ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है पूर्वा? व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? व्हेन अ थिंग इज गोइंग अप, व्हाट हैपेंस टू फाइनल वेलोसिटी? इट बिकम जीरो। देखो ये चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी फेंक रहा हूँ, इसे ऊपर फेंक रहा हूँ ना, तो ये ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा और फिर वहाँ से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ। अरे मैंने तो ऊपर फेंका था ना, तो मैं ऊपर का ही देखूंगा। तो इनिशियल कुछ है और फाइनल क्या होता है? जीरो। और जीरो होने के बाद ये नीचे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये नीचे की तरफ तो अपने आप आ रहा है ना, किसकी तरफ? किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है? तो कोई भी बॉडी जब आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होता है, पर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। ये बात क्लियर रखो। तो इसमें सम में क्या बॉल ऊपर थ्रो हुआ है? क्या बॉल ऊपर थ्रो हुआ है? अरे बोलो। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। तो ये गिवन डेटा में लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं और ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसको। तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से आप बॉल को फेंक रहे हो? 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका कौन सा वेलोसिटी होगा? इनिशियल। वेलोसिटी दो ही है, इनिशियल एंड फाइनल है। फाइनल 0 हो गया तो इनिशियल होगा ये। तो इनिशियल कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। इसका मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है कि कितना ऊंचा ये पहुंचेगा, वो क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप जब बॉडी को ऐसा फेंकोगे तो एक टाइम लेगा वो राइज होने के लिए और राइज होके एक हाइट तक पहुंचने के लिए, और दूसरा टाइम क्या लेगा वो फॉल होने के लिए और फॉल होके वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। समझ में आया? अब एक बात याद रखना है, टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल ये दोनों सेम होता है। टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ दोनों क्या होता है? तो आप एक टाइम फाइंड कर लो, उस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो हमें फाइंड करना है टोटल टाइम। क्या फाइंड करना है? तो हमें यहाँ फाइंड करना है टोटल टाइम, दैट इज टाइम ऑफ राइज प्लस टाइम ऑफ फॉल। टाइम टेकिंग टू राइज प्लस टाइम टेकिंग टू फॉल। इन दोनों में से अपने को सिर्फ एक ही फाइंड करना पड़ेगा। एक फाइंड कर लेंगे, उसको डबल कर देंगे तो अपने को टोटल टाइम मिल जाएगा। सम क्लियर हुआ?
तो अब बच्चों बात यह है कि हम इस्तेमाल किसको करें, इसमें से हम किसको यूज़ करें, कौन से वैल्यूज़ को यूज़ करें। अब बाकी का बात यह है, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, वो आपका है जी। कौन है? जी। ठीक है, तो जी का वैल्यू कितना ले लेंगे बच्चों हम लोग? 9.8 ले लेंगे। ठीक है, इसको आप 10 भी ले सकते हो। इसे आप अगर 10 भी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ यू आर टेकिंग 10 देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर टेकिंग 9.8 देयर इज नो प्रॉब्लम। आप दोनों को लेके ट्राई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो इसे हम क्या लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, इक्वेशन जब इस्तेमाल करोगे, बॉडी कहाँ पर फेंका था तुमने? अपवर्ड। तो जब अपवर्ड बॉडी जाता है ना, तो आप जी के वैल्यू को नेगेटिव ले लो। याद रखो, जब बॉडी ऊपर गया तो v क्या होगा? 0 और g क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉइंट नोट कर लो। बॉडी अगर ऊपर गया तो v क्या है और g क्या है? v 0 g नेगेटिव। याद रहेगा इतना? तो अब देखते हैं जाके यहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे, कौन से फॉर्मूला को यूज़ करेंगे ताकि हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हाइट। तो हाइट किस में? ये सम के अंदर हाइट है क्या? अरे क्या ये वाले इक्वेशन में हाइट है? तो उसको यूज़ करूँगा? नहीं करूँगा। सेकंड वाले में हाइट है? हाँ, तो देखते चलो, यहाँ पर हाइट इसे फाइंड करना है। क्या u है हमारे पास? वेरी गुड। क्या टाइम है हमारे पास? टाइम कहाँ पर है? नहीं है। तो बच्चों 2 अननोन हो गया। कितने अननोन हो गए? हाँ, तो एक इक्वेशन में अगर 2 अननोन हो तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसको कट कर दो। ये भी यूज़ नहीं करूँगा। ये मैं सिखा रहा हूँ कि यूज़ कौन सा इक्वेशन करना है। दिख तो 3 इक्वेशन रहे हैं, उसमें से यूज़ किसको करना है। तो इसका ये आउट हो गया। अरे बोलो बच्चों, ये भी आउट हो गया। अब थर्ड वाला ट्राई करते। क्या इसमें हाइट है? इधर है हाइट। क्या इसमें v है? v है ना अपने पास 0। क्या अपने पास u है? क्या अपने पास g है? एक ही अननोन है, कौन है? हाइट। तो क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा। समझ में आया? तो इसके सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये अपना 0 है तो ये 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना बच्चों? ये 49 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 का 2, g कितना हो जाएगा? माइनस g कितना हो जाएगा? माइनस, ये याद रखना, g विल बी माइनस 9.8। ओके, और h हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करो आप, यहाँ पर ये तो 0 है, ये 0, ये 0, ये 49 का स्क्वायर कितना? 49 के स्क्वायर को मैं 49 इंटू 49 लिखता हूँ। यहाँ पर क्या है? प्लस, और यहाँ पर क्या है? तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। बराबर है? क्या हो जाएगा? माइनस। एम आई क्लियर विद दिस? और ये माइनस हो गया, और 2 इंटू 9.8 क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 98 कितना हो जाएगा? 196। तो ये कितना हो जाएगा? 19 बात समझो, डायरेक्टली क्या हो? 2 इंटू 9.8 19.6 और इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये प्लस वाला पार्ट इसको इधर रखते हैं, ये नेगेटिव वाला पार्ट इसको इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर आया तो 19.6 इंटू एच इज इक्वल टू 49 इंटू। ठीक है बच्चों, तो अभी h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा 49 इंटू 49 अपॉन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका एक आंसर आएगा। ठीक है, ओके, तो इसको आंसर को मैं बोल देता हूँ a, और ये सब का सब मीटर पर सेकंड में है, तो ये आएगा आपको a मीटर। क्या आ जाएगा? a मीटर। इसको आप पॉइंट में रख दो चलेगा, फ्रैक्शन में रख दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, g के वैल्यू को आप 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? तो क्या ये समझ में आ गया? h कैसे h मिल जाएगा आपको?
तो आपको h का वैल्यू मिल जाएगा। अब चलते हम लोग टाइम को फाइंड करने, किसको फाइंड करने के लिए? तो सेकंड पार्ट में हम टाइम को फाइंड करते हैं। तो चलो यहाँ पर टाइम ऑफ राइज ही फाइंड कर लेते हो। क्या फाइंड कर लेते हो हमें? टाइम टू राइज, टाइम टू, ठीक है। टाइम इसमें भी है, टाइम इसमें भी है, तो दोनों में से कोई भी एक को देखता हूँ किसको यूज़ कर पाऊंगा मैं। यहाँ पर v कितना है कि नहीं है? u है, g है, t मिल जाएगा। तो फर्स्ट को यूज़ करें। तो टाइम ऑफ राइज फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो 0 इक्वल्स टू 49 प्लस g का वैल्यू माइनस 9.8 इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो ये आगे हो जाएगा आपका, ये माइनस 9.8, ये 0 इज इक्वल टू 49, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 9.8 इंटू टी। अब इसको इधर लेके आ गए, तो 9.8 टी इज इक्वल टू 49, तो टी इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8, तो टी इज इक्वल टू, बच्चों ये पॉइंट को ऊपर दे दूं क्या? ये पॉइंट को ऊपर दे दूं, तो ये 49 इंटू 10 अपॉन 98, ये पॉइंट को ऊपर दे दिया, तो 49 इंटू 10 अपॉन 98, ये 49 1 जा 49 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो टाइम ऑफ राइज कितना हो गया बच्चों? 5 सेकेंड। कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो ये 5 सेकेंड लेगा उतने हाइट तक पहुंचने के लिए। इट विल टेक अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड टू रीच सच अ हाइट। ठीक है। अच्छा, अगर राइज करने के लिए 5 सेकंड लेगा तो फॉल करने के लिए कितना लेगा? 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये दिख रहा है यहाँ पर? तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 सेकेंड्स। तो क्या सम समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके। तो बच्चों ये सम था हमारा, और कुछ अच्छे लेवल का सम है। मैंने आपको दोनों ही तरीका सिखाया है ये इक्वेशन को यूज़ करने के लिए। आपको जो तरीका पसंद आता है वैसे यूज़ करो। ठीक है। फिर से याद रखो बच्चों, हमने बॉल को ऊपर फेंका था, ऊपर की तरफ फेंका था। इसके लिए क्या किया था हमने? जी को नेगेटिव लिया था। आई बात समझ में? सो इन क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, यानी ऊपर से स्टोन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो स्टोन नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये वाला केस कैसा है? बॉडी जब नीचे की तरफ गिरता है, बॉडी जब, तो एक और चीज़ याद रखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब बॉडी नीचे की तरफ गिरता है तो उसका कौन जीरो होता है? इनिशियल। ऊपर की तरफ जाएगा तो फाइनल जीरो, और नीचे की तरफ आएगा तो इनिशियल जीरो। तो यार गिवन में आप दिया हो या ना दिया हो, ये छुपे हुए गिवन्स होते हैं, हिडन गिवन्स। तो इसको आपको मालूम पड़ना चाहिए। जब सम जैसे ही रीड होगा तो वहाँ से मालूम पड़ जाना चाहिए। ठीक है। तो बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो यू क्या होगा? 0 होगा। तो ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। जी का आप जो भी वैल्यू लोगे वो तो पॉजिटिव होगा ना। वट एवर वैल्यू यू विल चूज फॉर जी दैट विल बी पॉजिटिव। ओके। सो आगे, सो अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो ये जो टावर का हाइट है, हाइट ऑफ टावर इज 19.6 मीटर। इतने ऊंचे टावर से एक स्टोन गिर रहा है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी v क्या होगा बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ओके। एंड लेट अस टेक g एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g को हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। फाइंड क्या करना है आपको? फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है? तो ये वाला इक्वेशन सोचता हूँ इसमें जाके इसको यूज करूँ, चले? अच्छा, g को आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? ऊपर से नीचे आ रहा है ना। v है बच्चों, फाइंड करना है। u है क्या? है ना। g है क्या? g है। t है क्या? तो कितने अननोन हो गए? तो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। देखो यहां पर भी टी है ना, अरे यहां पर भी टी है, और सबसे बड़ी बात यहां पर v नहीं है।
सबसे बड़ी बात यहाँ पर v, तो इसको तो मैं ऐसे भी यूज़ नहीं करूँगा, चाहिए नहीं मेरे को। यस सर नो? यहाँ पर आता हूँ, v है, u भी है, यानी v तो फाइन करना है ना, u है, 2 है, तू है, अरे तू है ना, यहीं पर है ना। हाँ तो भाई यहाँ पर दिखना भी चाहिए ना, हाथ ऊपर रख दो, हाथ नीचे नहीं रखने का, ठीक है, हाथ बुक के ऊपर। 2 है, G है, H है, बराबर है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन में हम ये कहेंगे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, और कोई तरीका नहीं है पता करने का। समझ में आया? इक्वेशन लिख के, सम्स को रीड करके, सम्स का गिवन बना के, और तब तुमको तीनों इक्वेशन पता करना पड़ेगा मैं किसको यूज़ करूँ। और कोई मिरेकलस वे नहीं है इसे जानने का, उसके लिए मेहनत करनी है तुमको। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना बच्चों? 0, तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस 2 का 2, g आपका कितना है 9 और h कितना आपका 19.6, ठीक है, ओके। तो v स्क्वायर कितना होगा? एक काम करते बच्चों, इसको, इसकी वैल्यू को आप 10 ले लो। कितना ले लो? 10 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो ये भी कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा आपका कितना? एक सेकंड, डोंट टेक इट 10। 9.8 से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है तुम्हारा, 9.8 से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये v स्क्वायर का v स्क्वायर आ गया, ये 0 हट गया, ये 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6। अरे 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा? 19.6, और ये भी कितना हो जाएगा? 19.6, बराबर है। देयरफॉर v स्क्वायर कितना हो गया? 19.6 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो v कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये सर नो? तो देखा 9.8 से भी अपना काम हो रहा था। वही अगर मैं 10 ले लेता, बात समझो, 10 ले लेता तो 20 हो जाता ये। ये सुनो, तो पहले हमने 2 को देखा नहीं था, इसलिए शायद मैं 10 ले रहा था कि 10 होता तो 19.6 196, और 196 का रूट 14 काम होता अपना। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई 2 है तो 20 इंटू 19.6 इससे काम नहीं होगा, वो नंबर बनेगा, उसका रूट नहीं मिलेगा। और ये सम्स होते हैं इतने डिफिकल्ट नहीं होते इनके, मतलब एक होल नंबर हमको मिल ही जाता है, नॉर्मली एक नंबर हमको मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है, ईजी कैलकुलेशन से। तब याद है कि नहीं 9.8 रखते तो भी काम अपना अच्छे से हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके 19.6 हो गया, ये 19.6 ऑलरेडी था, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 इंटू 19.6 दैट इज 19.6 द होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो गया, तो v हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, तो ऊपर से जब ड्रॉप हुआ है तो जब तक ग्राउंड को पहुंचेगा तब तक उसका स्पीड इतना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इफ़ यू ऑल हैव रेड द क्वेश्चन नंबर 15, वहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया है ये बहुत। एक स्टोन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज थ्रोन, तो ऊपर की तरफ हम एक स्टोन को फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है। तो याद रखना वो चीज़ों को, सारे पैरामीटर्स को याद रखना। जो ऊपर जाएगा तो कौन जीरो? फाइनल जीरो, शाबाश। तो गिवन में एक चीज़ तो मालूम पड़ गया, फाइनल जीरो होने वाला है। और जी का जो भी वैल्यू लूँगा मैं, यस जी का जो भी वैल्यू लूँगा वो, तो ये -10 वो दिया है, आगे पढ़ोगे तो दिया है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस टाइम दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ जी, तो हमें अपने आप से अज्यूम नहीं करना है। तो सिंस अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो क्या दिया है इनिशियल कितना? 40 मीटर पर, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज गोइंग अप, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन -10, उसका नेगेटिव ले लिया है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो इसे जब हम वैसा फेंकेंगे 40 के स्पीड से, तो ये कितने हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट हमको फाइंड करना है। और दूसरा नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है ऑब्जेक्ट का। और तीसरा उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो जो ऑब्जेक्ट है टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा जब आप उसको थ्रो करोगे। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर देखो सम में, सोल्यूशन में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ लेते हैं। तो बॉडी यहाँ से थ्रो होगा, बॉडी ऊपर जाएगा,
एक हाइट तक पहुंचेगा और एक हाइट से पहुंचने के बाद वापस से गिर के कहाँ पर आ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो रिलीज हुआ था। तो जहाँ से गया था वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, शाबाश। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिल गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है, अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ तक गया, एक हाइट तक गया, फिर वहाँ से फॉलो किया, वापस कितना फॉल हुआ, हाइट। तो कितने हाइट, तो हाइट जो भी मिलेगा ना, मैक्सिमम हाइट जो मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस नहीं समझा, पक्का समझा, शाबाश। तो चल के सम को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना हाइट, फिर फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, और फिर फाइंड करना है डिस्टेंस। मतलब यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, उसने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मालूम नहीं सोल्यूशन। तो मुझे सम को देखने के बाद यही लग रहा है कि सबसे पहले मुझे हाइट को फाइंड कर लेना चाहिए। डायरेक्ट क्या किसको फाइंड करना चाहिए, तो चलते बच्चे इसके पास जाते हैं। h फाइंड करना है, u का वैल्यू है कि नहीं है, t का वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है। कहाँ पर है, किसको दिख गया, हाँ बात तो आसाराम बापू से भी आगे में है कि नहीं, जो किसी को नहीं दिखा होते को दिख गया, शाबाश। फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, उसका बात बराबर है, फर्स्ट वाला करके आप टाइम फाइंड करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो। पर आप 2 बार इक्वेशन क्यों यूज करोगे, वाई यू आर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द सम। ओके, सो गो एंड ट्राई विद द थर्ड सम फर्स्ट, जिसमें h है पहले उसको ट्राई कर लो, जिसमें h ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले उसको ट्राई कर लो। तो ये वाला तो फ्लॉप हो गया, ये सर नो, ये v² है, u है, 2 है, g, h, तो थर्ड वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g। ठीक है बच्चों, अरे बोलो, अरे बाप रे। सुनो एक और चीज़ बता दूं, अगर यूज़ करना है तो v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। अरे बॉडी ऊपर जा रहा है ना, तो अगर आपको g को इधर नेगेटिव नहीं लेना है तो ये फॉर्मूला को चेंज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा। तो जो बॉडी ऊपर गया तो जहाँ प्लस है फॉर्मूला वहाँ क्या आ जाएगा। फिर तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि g को नेगेटिव लेना है या, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख लिया ये हमने, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 40 है, तो ये 40 का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का प्लस 2 का 2, g कितना -10, और h हमें फाइंड करना है। तो 0 इक्वल्स टू ये 40 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये प्लस 2 इंटू -10 -20, और ये h। अरे यस और नो, 2 इंटू -10 -20 इंटू h, तो ये -20h को इधर लेके आ जाता हूँ, तो 20h इज इक्वल टू 40 इंटू 40, अरे 40 का स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपॉन 20, 1 0 गया, 2 1 जा 2, 2 जा हो गया, तो h हो गया 80 मीटर्स। बोलो बच्चों, तो मैक्सिमम हाइट अगर आप किसी स्टोन को 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगा, 80 मीटर्स। क्या जाएगा, अब सेकेंड पार्ट, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, और थर्ड पार्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर। अरे क्लियर हो गया, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर्स। समझ में आया, शाबाश। तो इसके अंदर है बच्चों कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो अर्थ और सन के बीच में हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है। तो ऐसा मान लिया जाए ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, इन दोनों के बीच में हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है। ठीक है, ms मास ऑफ सन है, एंड मास ऑफ सन इज गिवन एज
2 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है। एम ई मास ऑफ अर्थ है और ये आपका है 6 इंटू 10⁻24 kg। दोनों के बीच का दूरी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज गिवन एज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये सब गिवन है बच्चों, ठीक है। आपको फाइंड करना है फोर्स, तो फोर्स फाइंड करना है और जी का वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये दिया हो या नहीं दिया हो, ये इतना ही होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो सोल्यूशन, फोर्स क्या होता है बच्चों? कैपिटल जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है बच्चों। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ सन का वैल्यू 2 इंटू 10⁻30, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस का वैल्यू तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। ये 2 बार लिख दिया, डिस्टेंस स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। क्या वैल्यूज पूरा पुट कर दिया हमने? तो है अभी कल ही ना एक को बहुत फोड़ा, मम्मी का कॉल आया था आज 10th वाले का, ऐसे ही करके बोल रहा है कि मैं देख रहा था और मेरे को पता है कि नहीं देख रहा था। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, तो यू बी प्रेजेंट बाय बोथ द वे। मैं तो बहुत फोड़ता हूं मैं फिर। ये भी रिकॉर्ड हुआ क्या? कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले को मालूम पड़ेगा ना, मालूम पड़ना चाहिए ना, इतना मेहनत हो रहा है तो मालूम पड़ना चाहिए। ओके तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें जो भी आपके पावर्स है ना उसको अलग सॉल्व कर लो आप, और जो नंबर्स उसको साथ में रख लो, तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा। तो नंबर है 6.67 इंटू 2 और इंटू 6, और नीचे नंबर 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू 1.5। एम आई क्लियर विद दिस? इंटू पावर्स ऊपर जो है 10⁻11, 10⁻30, 10⁻24, -11, 10⁻30, 10⁻24, और नीचे जो है 10⁻11 और 10⁻, ठीक है। अब ये सारे पावर्स को ऊपर ले लेते, एक साथ ले लेते। तो ये जब सारे पावर्स एक साथ आएंगे, देखो 10⁻11 है ऊपर, 10⁻30 है ऊपर, 10⁻24 है ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻11, ये ऊपर गया तो 10⁻11, तो सब एक साथ आ गए। अब सारे पावर्स को एक साथ स्टडी कर लेते। तो ये -11, -11, -11 कितना हो गया बच्चों? -33 प्लस 30 प्लस 24 कितना? 54। तो -33 प्लस 54 कितना हो गया? 20। तो ये हो गया 10⁻21। तो पावर आपका कितना बचा? 10⁻21। द पावर, एंटायर पावर लेफ्ट इज 10⁻21, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके सब डिवाइड कर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक शॉर्टकट सिखाता हूँ मैं आपको। ये 6.67 इंटू 2 इंटू 6 है। ये 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ? तो ये 3/2, तो वो 2 ऊपर चले जाएगा। ये 1.5 को भी क्या लिख सकते? 3/, तो ये 3/2, वो भी 2 ऊपर चले जाएगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसको 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। और फिर इसको आप इससे कट कर सकते हो। 3 1 जा 3, 2 जा 0.2 जा 2 जा, तो 2.22 2.22, समझ में आ रहा है? अब आपने सबको मल्टीप्लाई कर दो इसको,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो आंसर आएगा, ये सपोज इसका सबका आंसर आ रहा है ए, इसका सॉल्व करने के बाद, और उसका आंसर क्या आ रहा है 10⁻21। समझ में आया? ये आपका फाइनल आंसर होगा फोर्स। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ फोर्स। बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया क्या? बाकी पावर का ढूंढ के दे दिया आपको, पावर कैसे सॉल्व करना है, तो पावर का वैल्यू ये रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर ये पॉइंट में आया तो एक पावर इससे लेके इसको दे सकते हैं, और नहीं भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये न्यूटन, तो इतना फोर्स हो जाएगा। दिस इज द फोर्स A इंटू 10⁻21 न्यूटन, ये इतना फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड सन। तो पावर देखो 21 है, यानी अच्छा खासा फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। समझ में आया? दोनों एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करके रखते हैं। यस, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 में, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। तो एक टावर है ये, जिसका ग्राउंड पॉइंट है और ये उसका टॉप पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टोन गिर रहा है नीचे, यहाँ से एक स्टोन नीचे गिर रहा है। तो अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। ये टोटल हाइट जो है 100 मीटर है। ठीक है, ओके। And at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड। और उसी टाइम पर हम एक दूसरा स्टोन, ये स्टोन 1 है और ये स्टोन 2 है, इस स्टोन 2 को हम फेंक रहे हैं ऊपर विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम ये स्टोन को फेंक रहे हैं। तो दोनों स्टोन रास्ते में मिलेंगे ना, अरे किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसे मान लिया जाए दोनों स्टोन ये पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। व्हेन दे विल मीट एंड वेयर दे विल मीट। व्हेन यानी टाइम और वेयर यानी प्लेस। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो वो फाइन करते हैं। तो मेरा कहना ये है, जब ये स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अगर मैंने ऐसा फाइन कर लिया कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा बच्चों? इसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो हाइट रीच कर रहा है, इसे मैं h1 कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? h1 बराबर। और ड्रॉप पर एक्चुअली इट इज रीचिंग अ डेप्थ, बट हियर वी विल टेक हाइट। ग्रेविटेशन क्या ले लेंगे? हाइट ले लेंगे। तो जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो क्या है? h1 है। और ये जो स्टोन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो क्या होगा? h2। तो मुझे बताओ h1 और h2 ये दोनों मिलके कितने होंगे? h1 और h2 दोनों मिलके कितने होंगे? क्या होंगे? टोटल हाइट। और टोटल हाइट कितना है? 100। ठीक है, तो यहां पर जाते फॉर स्टोन जो स्टोन गिरने वाला है उसके लिए जाते हैं और उसके लिए पता करते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप। तो जब स्टोन गिर रहा है नीचे तो उसका क्या जीरो होगा? इनिशियल जीरो। तो यू क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर, वो 100 मीटर अभी छोड़ देते हैं। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन is projected vertically upward with velocity 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रॉप वाले के लिए हो गया, और ये फॉर स्टोन थ्रोन अपवर्ड, ये जो अपवर्ड जा रहा है। तो अपवर्ड के लिए फाइनल क्या होगा? अपवर्ड के लिए फाइनल क्या होगा? 0। अपवर्ड के लिए फाइनल तो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इनिशियल कितना है? 25 मीटर पर, ये इनिशियल है बराबर, 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर g को कितना ले लें? 9.8।
मीटर पर, यहाँ पर जी को कितना ले लें, -9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब जाके स्टोन ड्रॉप वाले केस में भी और स्टोन थ्रोन अप, ये दोनों ही केस में इसके अंदर हमारे पास v नहीं है, u है, g है और t नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें v है नहीं है, पहले वाले में u है, इसको यूज करते हैं ये वाला इक्वेशन को एंड ट्राई करते हैं यहाँ से हम क्या सॉल्व कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर अगर मैंने पहला, तो h1 क्या होगा मेरा, क्योंकि ये h1 है ना, यहाँ से ये जो है क्या है h1, तो ये क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट है। तो h1 हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, g का वैल्यू कितना बच्चों, g का वैल्यू कितना है 9.8। अगर g को सिर्फ g भी रखो तो भी चलेगा, अगर g को आपने सिर्फ g भी रखा ना तो भी चलेगा, लेकिन 9.8 ले लिया तो कोई बात नहीं, उसको भी रख के चल लेते, आगे निकल लेते हम लोग। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो h1 इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर हो, समझ आ रहा है। तो h1 इक्वल्स टू 4.9, ये 2 से कटवा दो, 4.9 टी स्क्वायर। अरे क्लियर है कि नहीं। तो h1 आपने मतलब जो भी सिचुएशन था, जो भी कंडीशन था, जो भी दिया, तो वहां से हमने h1 फाइंड किया। अरे बोलो बच्चों, शाबाश। अब यहाँ पर आ जाओ आप लोग, यहाँ से आप वापस हाइट को फाइंड करो। तो ये फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूशन का और ये आपका सेकंड पॉइंट है सोल्यूशन का। वापस से हाइट को ही फाइंड करो, वो हाइट जो ऊपर जाने के टाइम। तो ये कौन है, h2 है, कौन है h2। तो h2 का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, u इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। अरे ये सर नो, ठीक है। ये तो u आपका क्या है टाइम 25, u आपका क्या है बच्चों, तो ये 25 इंटू टी। अरे बोलो, ये हाफ क्या है बच्चों आपका, ये हाफ तो हाफ ही रहेगा, प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये -9.8 और ये टी स्क्वायर। तो ये 25t, ये 25t और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4.9 टी स्क्वायर। और ये 2 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 9.8 क्या हो जाएगा, तो ये 4.9 टी स्क्वायर। ये आपका कौन है h2, कौन है बच्चों h2। तो थर्ड पार्ट में h1 प्लस h2 विल बी 100, h1 प्लस h2 इज 100। तो h1 आपका जो है वो है 4.9 टी स्क्वायर बराबर है, प्लस h2 जो है वो है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, करेक्ट। अब ये और ये क्या हो जाएगा, तो 25t इज इक्वल टू, तो t इक्वल्स टू 100/25, दैट इज t इक्वल्स टू, तो 4 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे। ऊपर से गिर रहा है, नीचे से फेंका है, 4 सेकंड बाद दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक पॉइंट में मिलेंगे, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 4 सेकंड बाद। मैं ये कह रहा था बच्चों, अगर आपने यहाँ पर g का वैल्यू g रखा रहता तो भी आपका काम हो जाता। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन कैसे बनता, h1 इज इक्वल टू gt स्क्वायर। अगर आपने g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया होता तो आपका इक्वेशन क्या बचता, h1 इक्वल्स टू gt स्क्वायर। और यहाँ पर आपका इक्वेशन कैसे बनता, h2 इक्वल्स टू 25t माइनस gt स्क्वायर। तो प्लस gt स्क्वायर माइनस gt स्क्वायर, तो देयर वाज नॉट नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो इन द सम। तो आप अगर सम कर रहे हो, अभी फिलहाल तो मैंने कर दिया, अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ g रख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ g रख सकते हो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। समझ में आया? हाँ, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हेन एंड वेयर
वेयर दे विल मीट, वेयर यानी प्लेस, ऊपर कहाँ पर मिलेंगे, तो फोर्थ वाला आपके पास हाइट का कोई भी इक्वेशन है ना, वो ले लो, हाइट का जो इक्वेशन है वो ले लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, ये वाला इक्वेशन ले रहा हूँ, बराबर है, या ये वाला ले रहा हूँ, मेरा दोनों से ही काम हो जाएगा। तो अगर मैंने ये वाला लिया h1 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो 4.9 इंटू टी कितना है 4, 16, अरे बराबर है, तो 49 इंटू 16। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बताओ, 16 5 से 80 आता, ये 70 करके देखो कितना आ रहा है, 49, 4.9 इंटू 16, बराबर बोलो। नहीं 98.4 कैसे आएगा बेटा, 16 इंटू 5 रहता तो 80 आता, तो 98 कैसे आएगा ये, 78.4, तो ये आपका आएगा 78.4 मीटर h1, ठीक है। तो h1 कितना आया, यानी ऊपर से, अच्छा ये सम के लिए ना, ये सम के लिए एक्चुअली हमको ना g का वैल्यू 10 यूज करना चाहिए था। तो ये क्या आता 5 इंटू 16, तो 80 मीटर, यानी ऊपर से वो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 80 मीटर का, और नीचे वाला कितना करेगा 20, तभी दोनों मिलके, तो कहाँ पर मिलेंगे लोग 20 पर। देखो हमको कहाँ से बताना है, हम ऊपर से नहीं बताना, हमको नीचे से बताना है कि नीचे से कहाँ पर मिलेंगे, तो नीचे से कहाँ पर मिलेंगे 20 पर। और अगर 9.8 यूज़ किया हमने तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 78.4 ऊपर से, क्योंकि ये h1 है ना, तो नीचे से कितना 100 माइनस 78.4, नहीं समझ में आ रहा है, बराबर। सो फिफ्थ स्टेप में दे विल मीट एट हाइट 100 माइनस 78.4, दैट इज हाउ मच, 22.4, 21.6। तो ग्राउंड से ये इतने हाइट पर मीट करेंगे 21.6, नहीं समझा, वो हमें ग्राउंड से बताना है। ये देखो ये वाला इक्वेशन यूज करते डायरेक्ट आंसर आ जाता, ये वाला यूज करते आप तो डायरेक्ट 21.6 आता, पर ये लंबा हो जाता। तो हमने इससे फाइंड कर लिया कि कितने हाइट में मिलेंगे, यानी ऊपर से, तो ऊपर से वो लोग मिलेंगे 78.4 और नीचे से वो लोग मिलेंगे 21.6 के डिस्टेंस। तो कितने हाइट में मिलेंगे 21.6 मीटर के डिस्टेंस में मिलेंगे। और वही अगर आपने जी का वैल्यू 10 लिया होता तो आपका आंसर और अच्छा होता। तो जब आप ये सम करोगे तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि यू मेक यूज ऑफ 10 फॉर द वैल्यू। अच्छा, इट इज गिवन 9.8 इन द सम, नो नॉट गिवन ना, सो इफ इट इज नॉट गिवन यू कैन टेक एट 10 ऑल्सो। तो आप जब इसको 10 यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, थोड़ा आंसर में थोड़ा क्लैरिटी आएगा। क्लियर हो गया मैं चीज़ से? सम समझा आप लोगों को? तो सम में कुछ भी नहीं है बच्चों, हमने अज्यूम किया जो स्टोन गिर रहा है उसका हाइट h1 मान लिया, और जो स्टोन हम ऊपर फेंक रहे हैं उसका हाइट हमने h2 मान लिया। गिवन डेटास को लिखा, h1 को फॉर्मूला या सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, h1 को ढूंढा, यही सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, h2 को ढूंढा, और फिर क्या बोला h1 प्लस h2 100 है, तो थर्ड वाले में ये सबको यूज़ कर दिया, सारे वैल्यूज़ को पुट किया, जो कट रहे थे कट कर दिया, टाइम को फाइंड कर लिया। जब टाइम मिल गया तो बोला था व्हेन तो फाइंड करना था, टाइम मिल गया तो 4 सेकंड बाद मिलेंगे। अब कहाँ मिलेंगे रही बात, तो h1 को फाइंड कर लो या h2 को फाइंड कर लो। आपको तो h2 को फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड से कहाँ मिलेंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये फाइंड किया, जब h1 फाइंड किया तो ये मिला आपको 78.4, फिर उसको 100 से माइनस कर दो तो मालूम पड़ जाएगा कि ग्राउंड से वो लोग कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो दे विल मीट एट 21.6 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड्स। हो गया क्लियर?